Okay, students, now we shall discuss from agricultural seasons. First one is the Rabi crops. The crops which are sown in winter from October to December, वो क्रॉप्स जो कि सो की जाती हैं, बोई जाती है वो फसल जो कि विंटर में फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर, जो टाइम पीरियड होता है अक्टूबर से दिसंबर का, एंड हार्वेस्टेड इन समर, और वो फसल काट ली जाती है समर में फ्रॉम अप्रैल टू मई, अप्रैल से लेके मई तक। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट, उन फसलों को क्या कहा जाता है बेटे? रबी क्रॉप कहा जाता है। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट रबी क्रॉप्स आर वीट। कुछ जो प्रमुख फसल हैं रबी क्रॉप्स हैं वो कौन कौन सी हैं? जैसे कि वीट है, बार्ले यानी जौ, पीज, मटर, ग्राम, चना एंड मस्टर्ड और सरसों। दो दीज क्रॉप्स आर ग्रोन इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया। हालांकि इस क्रॉप्स का जो उत्पादन है ये बोई जाती है इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स में। स्टेट्स फ्रॉम द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स, उन स्टेट्स में, नॉर्थ के स्टेट्स में और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स में, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड एज वेल एज उत्तर प्रदेश आर इम्पॉर्टेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वीट एंड अदर रबी क्रॉप्स। ये सारे ही स्टेट्स बहुत प्रमुख हैं जो कि वीट के उत्पादन के लिए जाने जाते हैं और रबी क्रॉप्स के प्रोडक्शन के लिए जाने जाते हैं। देयर आर मैनी फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ रबी क्रॉप्स। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो जिम्मेदार होते हैं रबी क्रॉप्स की ग्रोथ के लिए इन दीज स्टेट्स। इन स्टेट्स में वो फैक्टर्स क्या क्या है, क्यों इन्हीं स्टेट्स में रबी क्रॉप्स का प्रोडक्शन अधिक मात्रा में है? तो व्हाट आर द सर्कमस्टेंसेज और व्हाट आर द फैक्टर्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ रबी क्रॉप्स इन दीज स्टेट्स, जिसमें कि फर्स्ट वन है अवेलेबिलिटी ऑफ प्रेसिपिटेशन ड्यू टू वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज की वजह से जो बारिश होती है, जो प्रेसिपिटेशन होता है, वो एक कारण है। फर्टाइल एल्यूवियल ट्रेट्स डिपॉजिटेड बाय रिवर्स फ्रॉम द नॉर्थ से जो एल्यूवियल डिपॉजिट्स होता है रिवर्स के द्वारा, वो बहुत ज़्यादा लैंड को कैसा बना देता है? फर्टाइल बना देता है, सॉइल फर्टाइल हो जाती है, एक ये कारण है। हाउएवर द सक्सेस ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन पंजाब में हरित क्रांति की जो सफलता थी, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड पार्ट्स ऑफ राजस्थान हैज़ ऑल्सो been an important factor in the growth of the above mentioned rabi crops। ये सभी जगह एक ऐसे, यहाँ पर जो प्रमुख फैक्टर्स हैं, जो घटक हैं, जो रबी क्रॉप्स के बारे में मेंशन किए गए हैं, वो सब यहाँ पर देखने को इन स्टेट्स में मिलते हैं। ये फैक्टर्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं। नाउ स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम समझेंगे कि खरीफ सीज़न क्या है। खरीफ सीज़न, इट इज़ एन एग्रीकल्चरल क्रॉपिंग सीज़न। ये कृषि का एक ऐसा सीज़न है फ्रॉम अर्ली जून टू अक्टूबर, जो कि जून के शुरुआत से अक्टूबर तक रहता है। राइस है, मिलेट्स हैं, मेज़, जूट आर सम ऑफ द क्रॉप्स ऑफ द सीज़न, और ये सीज़न की क्रॉप्स हैं। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? अब हम यहाँ से पढ़ते हैं खरीफ क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स क्या है? द क्रॉप्स विच आर सोन विद द ऑनसेट ऑफ मानसून, वो फसल जो बोई जाती है मानसून की शुरुआत से, एंड हार्वेस्टेड, और जिस फसल को काट लिया जाता है सितंबर और अक्टूबर में, आर नोन एज खरीफ क्रॉप्स। उस फसल को कहा जाता है खरीफ क्रॉप्स। राइस, मेज, ज्वार, बाजरा, मूंग, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट्स एंड आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट खरीफ क्रॉप्स। अब आपसे पूछ लिया जाए, एक क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में कि खरीफ क्रॉप्स कौन कौन सी हैं, तो आपको पता होना चाहिए लाइक राइस, मेज, ज्वार, बाजरा, मूंग, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट खरीफ क्रॉप्स। और वो फसल जो कि मानसून के आने पर बोई जाती है एंड हार्वेस्टेड, और जिस फसल को सितंबर और अक्टूबर में हार्वेस्ट कर लिया जाता है, वो क्रॉप्स कहलाती हैं खरीफ क्रॉप्स। डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ पैडी आर ग्रोन इन इंडिया। भारत में पैडी यानी धान की जो अलग अलग वेराइटीज़ हैं वो ग्रो की जाती हैं इन स्टेट्स लाइक असम जैसे स्टेट्स में, वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा में। 3 क्रॉप्स ऑफ पैडी आर ग्रोन इन अ ईयर। साल में पैडी यानी धान की 3 प्रकार की क्रॉप्स बोई जाती हैं, जैसे कि औस, अमान एंड बोरो। दीज आर द वेराइटीज़ ऑफ राइस। ये क्वेश्चन भी स्टूडेंट्स पूछ लिया जाता है कि ये किस फसल की वेराइटीज़ हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। नाउ वी शैल डिस्कस अबाउट द ज़ैद क्रॉप्स। अभी हमने रबी क्रॉप्स के बारे में पढ़ा, खरीफ क्रॉप्स के बारे में पढ़ा। नाउ वी शैल डिस्कस अबाउट ज़ैद क्रॉप्स।
द क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन बिटवीन रबी एंड खरीफ क्रॉप्स, वो फसल जो कि रबी और खरीफ क्रॉप्स के बीच में बोई जाती है उसे ज़ैद क्रॉप्स कहते हैं, जैसे कि वाटरमेलन हो गया, कुकुम्बर है, वेजिटेबल्स हैं एंड फॉडर क्रॉप्स। और ऐसी फसल जो कि चारे के लिए यूज़ में आती है, ये सभी प्रमुख ज़ैद क्रॉप्स के नाम से जानी जाती हैं। और इनका टाइम पीरियड क्या है, रबी क्रॉप्स और खरीफ क्रॉप्स के बीच का जो टाइम है उस समय में ये फसल बोई जाती है। नाउ वी शुड डिस्कस अबाउट क्रॉप्स ऑफ इंडिया। भारत में जो फसल है या जो क्रॉप्स हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। विद वेरीड टाइप ऑफ रिलीफ, सॉइल्स, क्लाइमेट एंड लॉन्ग ग्रोइंग सीजन्स, अलग अलग प्रकार की जो संरचना है लैंड की या फिर जो सॉइल है अलग अलग तरह की, जो क्लाइमेट है अलग अलग तरह का, और इतना जो ग्रोइंग सीजन है इंडिया का, इंडियन फार्मर्स ग्रो ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी क्रॉप, जो जिसकी वजह से इंडियन फार्मर्स हर प्रकार की और लगभग हर तरह की फसल को बोते हैं। जैसे कि फूड क्रॉप्स में लाइक राइस, वीट, मेज़, मिलेट्स एंड पल्सेस। अगर हम बात करें कि जैसे राइस है, वीट है, मेज़ है, मिलेट्स है और दालें हैं, आर द मेन फूड क्रॉप्स ऑफ इंडिया। ये सभी भारत की प्रमुख फूड क्रॉप्स के नाम से जानी जाती हैं। राइस एंड वीट आर स्टेपल फूड ऑफ इंडिया। राइस और वीट तो भारत में जो प्रधान या प्रमुख फूड क्रॉप है उसके नाम से जानी जाती है। पल्सेस आर रिच इन प्रोटीन्स, यहाँ की जो दालें हैं वो प्रमुख हैं, प्रोटीन्स अधिक मात्रा में मिलता है। यस, सो दे फॉर्म अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इंडियन डाइट। इसलिए भारतीय जो डाइट है या भारतीय जो ज़रूरत है भोजन की उसको पूरा करती हैं। द सक्सेस ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन हैज़ रिजल्टेड, ग्रीन रिवॉल्यूशन को, हरित क्रांति को जो सफलता मिली थी जिसका प्रमाण था कि इन ट्रिमेंडस इंक्रीज इन द प्रोडक्शन, एक बहुत तेज़ी से बढ़ोतरी हुई थी राइस और वीट के प्रोडक्शन में। नाउ वी शैल डिस्कस अबाउट फूड क्रॉप्स ऑफ इंडिया। भारत में फूड क्रॉप्स के बारे में अब हम समझेंगे। फूड क्रॉप्स कवर अबाउट 3/4 ऑफ द टोटल क्रॉप्ड एरिया इन द कंट्री। लगभग टोटल जो क्रॉप प्रोडक्शन है या जो क्रॉप्ड एरिया है जहाँ पर क्रॉपिंग की जाती है, देश का टोटल क्रॉप्ड एरिया का 3/4 जो % है वो फूड क्रॉप्स कवर करती हैं। जैसे कि राइस, वीट, मेज़, मिलेट्स एंड पल्सेस आर इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप्स ऑफ इंडिया। इंडिया की जो प्रमुख फूड क्रॉप्स हैं वो कौन कौन सी हैं स्टूडेंट्स? जैसे कि राइस, वीट, मेज़, मिलेट्स एंड पल्सेस, ये सभी प्रमुख फूड क्रॉप्स हैं। राइस, अब सबसे पहले स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे राइस के बारे में। इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है बेटा। इंडिया वर्ल्ड में चाइना के बाद सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राइस का। दिस इज़ द स्टेपल फूड ऑफ द पीपल लिविंग इन ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया। भारत के ईस्टर्न और सदर्न पार्ट्स में रहने वाले लोगों का तो ये प्रमुख भोजन है। राइस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रॉप ऑफ इंडिया। ये भारत का एक बहुत महत्वपूर्ण क्रॉप है, फूड क्रॉप है एंड इज़ वाइडली कल्टिवेटेड थ्रू आउट इंडिया। और इसको पूरे भारत में बोया जाता है, उगाया जाता है। इन द नॉर्थ में इट इज़ अ खरीफ क्रॉप, ये खरीफ क्रॉप के नाम से जानी जाती है। एंड इन द साउथ में इट कैन बी कल्टिवेटेड थ्रू द ईयर। और साउथ में तो ये पूरे साल बोई जा सकती है अगर इरिगेशन फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। नाउ वी शैल डिस्कस अबाउट जोग्राफिकल रिक्वायरमेंट्स। कौन कौन सी भौगोलिक जो ज़रूरतें हैं इस तरह की फसल के लिए वो क्या है? टेम्परेचर, the mean monthly temperature of about 24 degree Celsius with minor variation during the sowing। कितने टेम्परेचर कितना चाहिए होता है इस तरह की फसल के लिए? 24 डिग्री सेल्सियस, जहाँ पर माइनर वेरिएशन होता है, विविधता कम होती है ड्यूरिंग द सोइंग, बोने के समय, ग्रोइंग एंड हार्वेस्टिंग, फसल को उगाने के समय और साथ के साथ काटने के सीजन में। इज सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। और ये जो टेम्परेचर है ये बिल्कुल सुटेबल रहता है इस तरह के प्लांट्स को ग्रो करने के लिए। ब्राइट सनशाइन एंड वाटर इज़ एसेंशियल ड्यूरिंग द राइपनिंग स्टेज। जब फसल पक रही होती है उस समय में धूप बराबर मिलनी चाहिए, साथ के साथ वाटर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है इस तरह की फसल के लिए। नाउ
सेकेंड फैक्टर इज रेनफॉल. Yes, rice needs abundant rainfall ranging between 150 centimeter to 300 centimeter. राइस को ज़रूरत होती है अधिक बारिश की, लगभग बारिश कितनी 150 सेंटीमीटर से 300 सेंटीमीटर के बीच की. इट कैन ग्रो इन एरियाज, ये उन एरियाज़ में फसल उगाई जा सकती है जहाँ पर लेस रेनफॉल हो, जहाँ बारिश कम हो, बट विद एश्योर्ड इरिगेशन. ठीक है, बारिश कम है लेकिन सिंचाई या इरिगेशन पूरी तरह से मिलना चाहिए. राइस इज़ ग्रोन इन पंजाब एंड हरियाणा. राइस पंजाब और हरियाणा में भी ग्रो किया जाता है विद द हेल्प ऑफ इरिगेशन, इरिगेशन की मदद से. द फील्ड्स मस्ट बी फ्लडेड विद वाटर एट द टाइम ऑफ ट्रांसप्लांटेशन. जो फील्ड्स होती हैं वो भरी रहनी चाहिए पानी से. किस समय भरी रहनी चाहिए? जिस समय ट्रांसप्लांटेशन होता है. What is transplantation, students? The act of removing something from one location and introducing it in another. किसी भी चीज़ को एक जगह से रिमूव करना और उसके बाद दूसरी जगह पर लगाना क्या कहलाता है? ट्रांसप्लांटेशन. और ट्रांसप्लांटेशन के समय पे यहाँ जो फील्ड्स हैं वो फ्लडेड रहनी चाहिए, वाटर से भरी रहनी चाहिए. एंड ड्यूरिंग अर्ली स्टेज ऑफ ग्रोथ, और उस समय वाटर ज़रूर होना चाहिए जबकि शुरुआत होती है ग्रोथ की. फ्रीक्वेंट शॉवर्स बिफोर राइपनिंग एंश्योर लार्ज ग्रेन साइज. और अगर लगातार बारिश होती रहती है तो फसल पकने से पहले तो अधिक मात्रा में जो ग्रेन का साइज रहता है वो बढ़िया रहता है. नाउ वी शैल डिस्कस अबाउट द सॉइल. वी आर डिस्कसिंग अबाउट द ज्योग्राफिकल रिक्वायरमेंट्स. किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 224 डिग्री सेल्सियस के लगभग होना चाहिए. रेनफॉल कैसा होना चाहिए? प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज़ होनी चाहिए. जिन जगहों पर रेनफॉल नहीं भी होती है तो वहाँ पर इरिगेशन फैसिलिटीज़ अच्छी होनी चाहिए. अब सॉइल कैसी होनी चाहिए? राइस कैन ग्रो इन अ वैरायटी ऑफ सॉइल्स. राइस कई तरह की विविध प्रकार की जो मिट्टी है उसमें ग्रो करता है, जैसे कि सिल्ट्स में लोम मीन्स जैसे चिकनी मिट्टी जो होती है, ग्रेवल्स यानी जो बजरी जैसी मिट्टी होती है, बट इट ग्रोज बेस्ट इन एल्यूवियल सॉइल. लेकिन सबसे अच्छा जो प्रोडक्शन होता है राइस का वो एल्यूवियल सॉइल में होता है विद अ सब सॉइल ऑफ इम्परवियस क्ले, जिसमें कि क्या होता है? ऐसी मिट्टी होती है जो अभेद होती है, जिसमें कि कोई भी चीज़ की जो उपस्थिति है वो जो इजीली ना हो पाए. द इम्परवियस सब सॉइल लेयर प्रिवेंट्स वाटर फ्रॉम ड्रेनिंग अवे. और इस तरह से जो इम्परवियस जो सॉइल की लेयर होती है, सॉइल की जो परत होती है जो अभेद होती है, वो रोकती है वाटर को फ्रॉम ड्रेनिंग अवे, दूर जाने से. एंड अलाउज द वाटर टू स्टेगनेट इन द फील्ड्स. और लगातार वाटर को बहने देती है फील्ड में, यानी दूसरी अभेद मिट्टी होती है ये दूसरी जगह जाने नहीं देती वाटर को. नाउ राइस इज कल्टिवेटेड ऑन हिल स्लोप्स. राइस इज कल्टिवेटेड ऑन हिल स्लोप्स डेट आर टेरेस्ड. राइस पहाड़ी क्षेत्रों में भी हो सकते हैं जहाँ पर टेरेस फार्मिंग होती है, उन जगहों पर भी राइस का कल्टीवेशन हो सकता है. नाउ वी शैल डिस्कस अबाउट एरियाज ऑफ production. Rice is cultivated in almost all the states of India, but most of its cultivation is concentrated in the river valleys. राइस लगभग भारत के हर स्टेट्स में उसका उत्पादन हो सकता है, लेकिन जो ज़्यादातर कल्टीवेशन है वो कंसनट्रेटेड, वो ज़्यादा ध्यान दिया जाता है रिवर वैलीज पर, डेल्टा ऑफ रिवर डेल्टाज जहाँ पर है वहाँ पर, एंड द कोस्टल प्लेन्स. और कोस्टल प्लेन्स में इन चीज़ों का प्रोडक्शन के लिए जो ध्यान दिया जाता है वो ज़्यादा दिया जाता है. द मेन राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर बंगाल. जो प्रमुख राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं वो कौन कौन से हैं? बंगाल हैं, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, उड़ीसा, कर्नाटका, असम एंड महाराष्ट्र. राइस इज़ ऑल्सो कल्टिवेटेड इन हरियाणा, मध्य प्रदेश, केरला एंड गुजरात. राइस का प्रोडक्शन उन जगहों पर भी होता है जैसे कि हरियाणा है, मध्य प्रदेश है, केरला है और गुजरात है. सम राइस इज़ ऑल्सो ग्रोन इन द कश्मीर वैली. चावल का जो उत्पादन है वो कश्मीर घाटी पर भी किया जाता है. बंगाल इज़ द लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया. ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बेटा कि इंडिया में जो लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट है वो कौन सा है? देन यू हैव टू आंसर बंगाल. Now we shall discuss about wheat. Wheat is the second most important food crop of India. सबसे पहला तो इन्होंने बताया कि जो इंडिया है एक तो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राइस का वर्ल्ड में चाइना के बाद.
अब यहाँ पर ये बात करें कि सेकंड जो इम्पोर्टेंट, राइस फर्स्ट इम्पोर्टेंट जो फूड क्रॉप है, अब सेकंड जो इम्पोर्टेंट फूड क्रॉप है वो वीट है। इट इज़ अ स्टेपल फूड फॉर द पीपल, ये लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी भोजन है ऑफ द नॉर्थ के एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, देश का जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है, वहाँ पर वीट बहुत ज़्यादा स्टेपल फूड के रूप में जाना जाता है। इंडिया इज़ द 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वीट इन द वर्ल्ड। अब इंडिया वीट के मामले में अगर देखें तो 4th नंबर पे आता है वर्ल्ड में, रशिया, यूएसए एंड चाइना। ये रशिया, यूएसए और चाइना के बाद 4th नंबर पे वीट प्रोडक्शन में इंडिया आता है, ये आपको पता होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, wheat is temperate crop, so it is cultivated in winter in India. wheat एक ऐसी क्रॉप है जो कि किस समय कल्टीवेट की जाती है, विंटर में। ये रबी क्रॉप है, ये भारत में विंटर सीजन में कल्टीवेट की जाती है। इट इज़ ग्रोन इन द नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया, ये बोई जाती है भारत के नॉर्दर्न पार्ट्स में, एंड इन एरियाज़ वेयर द टेम्परेचर, और उन क्षेत्रों में बोई जाती है जहाँ पर जो टेम्परेचर है वो 10 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच का रहता है, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ता। इन विंटर में वीट कैन नॉट बी कल्टिवेटेड इन द ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया। वीट को भारत के सदर्न और ईस्टर्न पार्ट्स में नहीं बोया जा सकता, बिकॉज द मीन मंथली टेम्परेचर इज़ हाई, क्योंकि यहाँ पर जो एक मध्य जो मंथली टेम्परेचर होता है वो कैसा रहता है, अधिक रहता है। नाउ वी शुड डिस्कस अबाउट ज्योग्राफिकल रिक्वायरमेंट्स। वीट के लिए कौन कौन सी जो भौगोलिक जो ज़रूरतें हैं वो क्या क्या होनी चाहिए। वीट ग्रोज वेल इन अ कूल एंड मॉइस्ट क्लाइमेट। वीट कैसे क्षेत्रों में होता है अच्छे से, मॉइस्ट नमी वाले क्लाइमेट में और ठंडे, फर्टाइल सॉइल उपजाऊ भूमि में, विद मॉडरेट रेनफॉल, जहाँ की बारिश भी लगभग ठीक होनी चाहिए, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, वीट इज़ अ क्रॉप ऑफ द टेम्परेट रीजन, वीट एक टेम्परेट रीजन की क्रॉप है एंड ग्रोज टेम्परेट रीजन। स्टूडेंट्स आपने ट्रॉपिकल रीजन, टेम्परेट रीजन ज्योग्राफी में आपको पहले भी समझाया गया है। ये टेम्परेट रीजन क्रॉप है एंड ग्रोज वेल इन कूल क्लाइमेट, और ठंडे क्लाइमेट में अच्छी तरीके से ये फसल उगाई जाती है। इट ग्रोज वेल इन एरियाज़, ये उन एरियाज़ में ज़्यादा अच्छे तरीके से उगती है हैविंग मीन मंथली टेम्परेचर ऑफ 24 डिग्री सेल्सियस, जहाँ पर कम टेम्परेचर रहता है, और यहाँ के लिए जो आइडियल टेम्परेचर है वो 10 डिग्री सेल्सियस टू 15 डिग्री सेल्सियस है ड्यूरिंग द ग्रोइंग सीजन, एंड अबाउट 25 डिग्री सेल्सियस 28 डिग्री सेल्सियस एट द टाइम ऑफ राइपनिंग। और बढ़ते हुए सीजन में, ग्रोइंग सीजन में, राइपनिंग के टाइम पर 25 डिग्री सेल्सियस टू 28 डिग्री सेल्सियस तक का भी टेम्परेचर चल जाता है। इन इंडिया इट इज़ ग्रोन इन विंटर, इंडिया में ये फसल विंटर में बोई जाती है। इट इज़ सोन इन अक्टूबर नवंबर, ये फसल बोई जाती है अक्टूबर नवंबर में, और काट ली जाती है मार्च और अप्रैल में। रेनफॉल की कैसी ज़रूरत पड़ती है वीट प्रोडक्शन के लिए। वीट रिक्वायर्स रेनफॉल रेंजिंग बिटवीन, वीट में रेनफॉल की ज़रूरत लगभग 50 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर के मध्य की ड्यूरिंग द ग्रोइंग सीजन के टाइम पर। विद इरीगेशन के साथ साथ वीट कैन बी कल्टिवेटेड इन एरियाज़, वीट उन एरियाज़ में भी कल्टिवेट किया जा सकता है विद लेस देन 40 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल, जहाँ रेनफॉल 40 सेंटीमीटर से कम होता है। द वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम मेडिटेरेनियन सी, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से, जो कि कहाँ से उत्पन्न होता है, मेडिटेरेनियन सी से, यानी अटलांटिक ओशन से। अगर आप कहते हैं ना वेस्ट टू एशिया ऑन द ईस्ट, यानी वेस्ट में जाएंगे फिर एशिया की तरफ, और फिर ऑन द ईस्ट आप, ये क्या है, इस एरिया में है मेडिटेरेनियन सी, और ये कहीं ना कहीं यूरोप और अफ्रीका को क्या करता है, सेपरेट करता है। तो ये है मेडिटेरेनियन सी। अटलांटिक ओशन से आप अगर देखेंगे वेस्ट की तरफ देखेंगे, और वेस्ट टू एशिया, वेस्ट से फिर एशिया से ईस्ट में जाएंगे, और फिर ये वहाँ आप देखेंगे कि यूरोप और अफ्रीका को ये क्या करता है, सेपरेट करता है। डेट इज़ मेडिटेरेनियन सी। और मेडिटेरेनियन सी से उत्पन्न होने वाले जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हैं कॉज लाइट रेनफॉल इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री, जिसकी वजह से कम रेनफॉल होता है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द देश के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स में। ऑल्दो द अमाउंट इज़ मीगर, हालांकि जो मात्रा है वो कम रहती है, अल्प रहती है। इट इज़ हाईली बेनिफिशियल टू द वीट क्रॉप, इसलिए ये जो अमाउंट है ये अल्प रहने की वजह से ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट देता है वीट क्रॉप को। ओके स्टूडेंट्स,
नाउ वी शैल डिस्कस अबाउट सॉइल. सॉइल कैसी होनी चाहिए. वीट ग्रोज बेस्ट ऑन वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल. वीट बहुत अच्छे तरीके से उत्पन्न होती है कहाँ पर, जहाँ पर फर्टाइल सॉइल होती है और वेल ड्रेन्ड होती है, सूखी होती है. हैवी टेक्सचर्ड सॉइल, बनावट जो सॉइल की है वो हैवी होनी चाहिए विथ सम अमाउंट ऑफ लाइम, जिसमें कि ज़्यादा मात्रा में क्या होना चाहिए, लाइम होना चाहिए. इट ग्रोज वेल, ये ज़्यादा अच्छे मात्रा में क्लेई, रेतीली या जैसे लोमी, चिकनी, जो क्ले यानी जो ऐसी मिट्टी जो चिकनी सॉइल है गंगा प्लेन की. एंड द ब्लैक सॉइल ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू, और डेक्कन प्लेट्यू की जो काली मिट्टी है. द यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र्स, फर्टिलाइज़र्स का जो यूज़ है. रिच इन नाइट्रोजनस कंपाउंड, जो कि नाइट्रोजन युक्त यौगिकों से भरा हुआ है. बेनिफिट्स द यील्ड ऑफ द क्रॉप, वो इस फसल की उपज में सहायक सिद्ध होता है. आगे हम बेटा एरियाज़ ऑफ प्रोडक्शन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे.